हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है प्रज्ञान तिवारी। ऋग्वेद एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज से हम लोग आपके लिए ला रहे हैं नीट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीट वालों का एग्जाम आ गया है भैया, 5 मई को उनका एग्जाम है। ठीक है, तो कम से कम टाइम में जूलॉजी के ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो मैं है भैया आप लोगों तक डिलीवर करने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। आज की सीरीज में हम जो चैप्टर कवर करने वाले बेटा उसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। आज बेटा हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका क्या नाम है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या? देखो, एनिमल्स जो होते हैं भैया, बात करते हैं सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं। सवाल तो आ रहा है सर, आपने बोला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो अब पहले ये तो बताओ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या? देखो भैया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अपने बॉडी में कोई भी जरूरत नहीं है। सर कोई भी जरूरत नहीं, फिर बॉडी में क्या करें बेटा? बॉडी में बन जाते हैं। कैसे बनते हैं सर? हम लोग खाना खाते हैं, फूड का जो डाइजेशन होता है उसके थ्रू बन जाते हैं। उसके बाद अपने बॉडी में वेरियस टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, उनसे ये सारे प्रोडक्ट्स अपने बॉडी में बनते रहते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? कौन से होते हैं अपने बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? देखो फॉर एग्जांपल Na+, ठीक है, K+, Cl-, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, ये सारे के सारे क्या है बेटा? एक्सेट्रा लिख लो, होते हैं बहुत सारे, मैं इतने ही लिखवा रहा हूं अभी। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया? अपने बॉडी में जमा हुए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। सर ये अपने बॉडी में आते कैसे हैं? दे एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी बाय इनडाइजेशन। क्या बात कर रहे हो सर? इनडाइजेशन मतलब बताता हूं बेटा, इनडाइजेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कैसे आते बेटा अपने बॉडी में? सर पहला रीजन क्या है इनके आने का अपने बॉडी में बेटा? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब खाना नहीं पचता है। ठीक है, सिचुएशन ऐसा हो जाती है ना, कभी कभी कहीं बाहर शादी वादी में चले गए, सर दबा के खाना खा लिया, एकदम ऐसे गले तक खा लिया, वो यहाँ पे अटका है, ठीक है, पच नहीं रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो उस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनडाइजेशन बोलते हैं। और दूसरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज अपने बॉडी में होती है जिनमें आपको क्या देना पड़ता है बेटा? एनर्जी देना पड़ता है, और उसके भी कुछ एंड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स नहीं। एनर्जी के लिए जितनी भी रिएक्शन होंगी उनका मेन प्रोडक्ट होगा भैया वो तो एटीपी होगा। ठीक है, फिर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलते हैं। आया समझ में कि सर ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होते क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं भैया इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये मेनली हम लोग तीन टाइप में पढ़ते हैं। ठीक है, जब बात करेंगे भैया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो हम इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को मेनली तीन अलग अलग टाइप्स में पढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? तीन अलग अलग टाइप में? हाँ बेटा, तीन अलग अलग टाइप में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला कौन सा बताऊंगा? अमोनिया। दूसरा कौन सा बताऊंगा बेटा? यूरिया। और तीसरा कौन सा बताऊंगा बेटा? यूरिक एसिड। आया समझ में? तीन अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बताऊंगा कि भैया ये तीन टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर बनते हैं। और ह्यूमन की बेटा अभी बात नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि पूरे जितने भी एनिमल, जितने भी जिंदा प्राणी है, सबके बॉडी में बेटा ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो? चलो अमोनिया के बारे में देखते हैं भैया। ये जो होता है सबसे मोस्ट टॉक्सिक होता है। कैसा होता है भैया ये नेचर में? मोस्ट टॉक्सिक मतलब सर बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर अपने बॉडी में अमोनिया बढ़ गया तो डेथ हो जाएगी। हाँ बेटा, डेथ हो जाएगी। अगर अपने बॉडी में एक लिमिट से ज्यादा अमोनिया हो गया तो इंसान की क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी। उसके बाद ये जो यूरिया है ये कैसा होता है बेटा? मॉडरेट टॉक्सिक। मतलब होता है टॉक्सिक भैया, टॉक्सिक है तो खतरनाक तो है ही सही, पर इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, एक लिमिट में टॉक्सिक होता है। और ये जो लास्ट वाली बात चलती बेटा यूरिक एसिड की, तो इसके बारे में सबसे अच्छा वाला, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सबसे प्यारा वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। क्यों सर? ये जो होता है ये कैसा होता है बेटा? लीस्ट टॉक्सिक होता है। कैसा होता है बच्चों? ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो आप? टॉक्सिक किए जा रहे हो हमारे दिमाग में टॉक्सिक। बेटा दिमाग में टॉक्सिक लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो, इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, टू एक्सक्रीट आउट अमोनिया, ठीक है, NH3 मतलब क्या होता है बेटा? अमोनिया। टू एक्सक्रीट आउट अमोनिया वी रिक्वायर, या वी नहीं बोला यार, वी मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ H2 मतलब क्या? पानी, इज
रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को चाहिए कि भैया किसी भी प्राणी को चाहिए कि वो अपने बॉडी के बाहर क्या कर दे, अमोनिया को एक्सक्रीट कर दे, तो बेटा कैसे करेगा? उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगेगा। ये जो अमोनिया होता है ना, ये अमोनिया इट इज रेडिली सोल्यूबल। भैया रेडिली सोल्यूबल इन वाटर मतलब क्या सर? इसकी सोल्युबिलिटी जो होती है वो पानी के अंदर कैसी होती है? बहुत कम होती है। तो अमोनिया को अगर एक्सक्रीट आउट करना है अपने बॉडी के बाहर तो अपने को क्या चाहिए बेटा? बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, अब सर ये क्या नई चिड़िया का नाम बता रहे हो? आप समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मैं आपको एकदम इजी भाषा में क्या बता रहा हूँ कि ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, वैसे टाइप के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के बाहर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे बेटा, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलने लगेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल। सर समझ में नहीं आ रहा है बेटा, देखो एग्जाम्पल में याद कर लो, एक्वेटिक एनिमल्स। क्या बेटा? एक्वेटिक एनिमल। क्या बात कर रहे हो सर? पानी में रहने वाले जानवर? हाँ बेटा, जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है अपने पास, सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? अमोनोटेलिक होते हैं। सर समझ में नहीं आया। देखो वो एक्वेटिक एनिमल्स पहले से रह कहां पे रहे भैया? पानी में रह रहे, मतलब उनके पास पानी की कोई कमतरता है क्या? नहीं सर, बहुत पानी, बहुत पैसा है। जैसे अंबानी को अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलेगा? हाँ सर बहुत पैसा है। तो बेटा इनको अगर कोई पूछ ले पानी की कमी, क्या बात कर रहे हो सर? कोई कमी वमी नहीं, हम पे तो बहुत पानी है। ठीक है, तो इनके पास पहले से ही पानी बहुत ज्यादा, तो इन लोगों के लिए अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। जो रहे ही पानी में रहे, ठीक है, जो पानी में रह रहा है उसके पास ऑलमोस्ट इतना पानी है कि वो अगर अमोनिया उसको एक्सक्रीट आउट करना है अपने बॉडी के बाहर तो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब जितने भी ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, सारे के सारे क्या एक्सक्रीट आउट करते बेटा अपने बॉडी के बाहर? अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते। ठीक है, अब आओ ये दूसरी वाली को देखते हैं। दूसरा वाला पढ़ते बेटा। दूसरा वाला क्या है? यूरिया। सर क्या बात कर रही है? जो यूरिया होता है ये कैसा होता है बेटा? मॉडरेट होता है, मॉडरेट। ठीक है, देखो टू एक्सक्रीट आउट यूरिया वी, या वी मत लिखो यार, अच्छा नहीं लग रहा बार बार। एनिमल्स रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। भैया मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को यूरिया को अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना है तो अमोनिया से कम पानी लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है कैसी बेटा? हाईली सोल्यूबल होता है। कैसा होता है नेचर में? हाईली सोल्यूबल होता है। सर पानी में क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ बेटा, पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है, अब देखो अपने बॉडी में भी क्या बेटा, जो अपने बॉडी में भी प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है अपने बॉडी में? NH3। मतलब अपने बॉडी में भी क्या बनता है बेटा? अमोनिया बनता है। ठीक है, ये वाली जो केस बात कर रहे हैं ना अपन लोग, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाली जो हम लोग केस देख रहे हैं बेटा, किसके लिए देख रहे हैं? ह्यूमंस के लिए। क्या बात कर रहे हो सर? इंसानों के बारे में? हाँ बेटा, इंसानों के ऊपर ही पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या बनता है बेटा? अपनी बॉडी में भी अमोनिया बनता है, पर फिर ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? बॉडी में ही कन्वर्जन हो जाता है, इधर का उधर? हाँ बेटा, इधर का उधर अपने बॉडी में हो जाता है। कैसे? अपने बॉडी में बन क्या रहा है? अमोनिया, पर अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट क्या होता है? यूरिया। ठीक है, बॉडी में बन अपने अमोनिया रहा है, पर अपने बॉडी में इतना पानी है क्या कि आप लोग अमोनिया को बाहर फेंक लोगे? औकात ही नहीं है अपनी। ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है बेटा। तो अपने बॉडी में बन क्या रहा है? अमोनिया, पर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट क्या होने वाला है बेटा? यूरिया। कैसे होगा? देखो ये अमोनिया है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। कहां पे बेटा? लीवर। अपने पास एक बाइलोब्ड, एनसीईआरटी की लाइंस बोलती भैया ये जो लीवर है ये कैसा है? बाइलोब, मतलब दो छोटे छोटे लोब्स को जोड़ के क्या बना हुआ है अपने पास में? लीवर। वो लीवर क्या करता है भैया? अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। सर कैसे कर देता है भैया? ऑर्निथिन साइकिल। कैसे करता है बेटा? लीवर में क्या चलती है? एक ऑर्निथिन साइकिल चलती है। उस ऑर्निथिन साइकिल के चलते हुए बेटा अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है? अपने बॉडी में यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपने ह्यूमंस के अंदर भी देख लो भैया, जो बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो क्या बनता है? अमोनिया ही बनता है, पर कन्वर्ट हो जाता है वो यूरिया में। कहां पे ये कन्वर्जन होता है बेटा? लीवर में। कैसे होता है बेटा? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, अब ये जो जैसे हमने ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे थे उन्हें क्या बोल दिया? अमोनोटेलिक। तो जो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे इन्हों क्या बोल देंगे बेटा? यूरियोटेलिक।
आया समझ में? जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे थे उन्हें हमने क्या बोल दिया बेटा? अमोनोटेलिक। जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे बेटा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। ठीक है सर, चलो ये तो 2 हो गया बेटा। अब लास्ट वाला पार्ट बात कर लेते हैं, जो सबसे तीसरा देखा है हमने। ठीक है, वो क्या है बेटा? यूरिया। ये जो यूरिया है बेटा ये नेचर में कैसा है? लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, टू एक्सक्रीट आउट यूरिया animals require least amount। अगर किसी भी जानवर को अपने बॉडी के बाहर यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालना है तो उसको क्या लगेगा भैया? लीस्ट अमाउंट ऑफ पानी लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर? सबसे ज्यादा कम पानी लगेगा? हाँ बेटा, इसमें सबसे कम पानी लगेगा। ठीक है, इसको एक्सक्रीट आउट करने में सबसे ज्यादा, इसको एक्सक्रीट आउट करने में उससे कम, और इसको एक्सक्रीट आउट करने में सबसे कम पानी लगेगा। ठीक है, अब बेटा ये जो होता है इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या रख लो बेटा? बर्ड्स। क्या बात कर रहे हो सर? पक्षी। हाँ बेटा पक्षी। ऐसे जितने भी जानवर है जो कहाँ पे रहते हैं भैया? जमीन की सरफेस को छोड़ के हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे अपने बॉडी के बाहर क्या एक्सक्रीट आउट करेंगे बेटा? यूरिया को, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे। ये जो होता है भैया ये अपने लिए कैसा होता है? सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। सबसे लीस्ट टॉक्सिक मतलब सर पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे है? इससे भी ज्यादा है, इसकी सबसे कम, फिर इसकी आएगी, और सबसे ज्यादा किसकी आएगी बेटा? यूरिक एसिड की आएगी। ठीक है, तो चलो और याद कर लेते बेटा अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। ठीक है, अब ये भी याद कर लो कि बेटा जो एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया है इनको क्या, यूरिक एसिड, इनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। ये जो एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया है बेटा इनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो भैया जो एनिमल्स अपने बॉडी के बाहर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे वैसे टाइप के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अब अपने बॉडी में ये भी बनता है। ठीक है, अपने बॉडी में यूरिक एसिड भी बनता है। कैसे बनता है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में ये सब सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 महीना भर पढ़ा लो बेटा, कम पड़ जाएगा, पर अपने को अभी उतना सब, अपने को आज के आज डॉक्टर नहीं बन जाना है। ठीक है, तो अपने बॉडी के अंदर क्या बनता है बेटा? यूरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, अपने बॉडी में ना बेटा ये देखो, ये वाली केस जो मैं एक लिखवा रहा हूं आप लोगों को, वो क्या बेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ uric acid in our body will cause a disease, gouty arthritis। ठीक है, देखो अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अपने बॉडी में जमा हुए, ठीक है, पहली बात तो ये जो किडनी स्टोन्स वगैरह आप लोग सुनते बेटा वो कैसे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट या सल्फेट के क्रिस्टल्स जब अपने किडनी में जमा होने लगते हैं तो क्या बना लेते हैं? वो अपने लिए किडनी स्टोन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो सर देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ बेटा आप लोगों को कि जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अपने बॉडी में जमा होने लगेंगे तो वो अपने लिए एक डिसीज कॉज करते हैं बेटा। उस डिसीज का नाम क्या है अपने लिए? गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी में ये बनेगा, नहीं बनेगा तो ये अपनी भी बॉडी में, पर अगर ये अपनी बॉडी में जमा हो गया तो क्या कॉज कर देगा बेटा? गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, थोड़ा बहुत समराइज कर ले तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सबसे पहला कौन सा पढ़ा? अमोनिया। ये कैसा होता है बेटा? मोस्ट टॉक्सिक। इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए, इसलिए इसको कौन एक्सक्रीट आउट कर सकता है बेटा? एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं बेटा, वो लोग आराम से इसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? सेकंड वाला यूरिया। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा? मॉडरेट टॉक्सिक, मतलब इससे कम होता है। ठीक है, टू एक्सक्रीट आउट यूरिया एनिमल्स रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपनी बॉडी के बाहर बेटा यूरिया को एक्सक्रीट आउट करो तो आप लोगों को पानी तो चाहिए। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कोई भी हो बेटा, पानी तो आप लोगों को चाहिए पर इससे कम चाहिए। ठीक है, अमोनिया से कम चाहिए यूरिया में। आया समझ में? ये कैसा होता है बेटा? हाईली सोल्युबल। उसके बाद ह्यूमंस के बारे में हमने बात की थी कि ह्यूमंस के बारे में सबसे ज्यादा प्राइमरी मतलब ह्यूमंस के बॉडी में बेटा प्राइमरी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बनता क्या है? अमोनिया बनता है, पर वो अमोनिया कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा? यूरिया में हो जाता है। कहां पे होता है सर ये कन्वर्जन? लीवर में होता है। कैसे होता है सर? बाय ऑर्निथिन साइकिल होता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमंस वाला केस याद रखना कि सबसे देखो भले ही अपने बॉडी के बाहर यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है पर अपने बॉडी में प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है बेटा? अमोनिया है। अपने बॉडी में पहले क्या बनेगा? अमोनिया, फिर अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? यूरिया में। कहां पे कन्वर्ट होगा बेटा? ऑर्निथिन साइकिल चलेगी, लीवर में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था बेटा इसका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का क्या सवाल है, ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा कम टॉक्सिक है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना है तो सबसे कम अमाउंट में पानी चाहिए, मतलब पानी सबसे ज्यादा इसको चाहिए, उसके बाद यूरिया को चाहिए और सबसे कम किसको चाहिए बेटा, यूरिक एसिड को। तो अब सबसे कम पानी किसके पास होता है, बर्ड्स के पास होता है भैया, सीधी सी बात है। एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस मतलब ऐसे जानवर जो कि जब पानी में भी रह लेंगे और जमीन पे भी रह लेंगे। तो ह्यूमंस के लिए नहीं बोलो, ह्यूमंस नहीं एग्जांपल है बेटा, ह्यूमन तो टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। फ्रॉग्स देख ले, फ्रॉग्स पानी में भी रह सकते हैं, मेंढक भैया मेंढक पानी में भी रह सकते हैं, मेंढक जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप लोग इनके बारे में देखोगे तो कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स के बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत कम होता है और अगर उन्होंने ये तो एक्सक्रीट आउट करने गए तो अपने उनके बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन। उसके बाद बेटा जो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। अमोनिया एक्सक्रीट आउट करने को क्या बोलेंगे बेटा, अमोनोटेलिक बोलेंगे। यूरिया एक्सक्रीट आउट करने को क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करने वाले को क्या बोलेंगे बेटा, यूरिकोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन कि ये क्या होते हैं, अपने बॉडी में कैसे होते हैं, इनका अपने लिए क्या उपयोग है, क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हमें क्या पढ़ाया जाता है भैया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की इंसानों के देखो स्टडी हम लोग जो भी कर रहे हैं बेटा, ये तो हो गई एक बेसिक डिटेल्स, ठीक है। तो ये चैप्टर का एक ओवरव्यू होगा कि हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। अब क्या पढ़ना है बेटा अपने को, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, मतलब ह्यूमंस के बॉडी में ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं ये फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। आओ समझने की कोशिश करते हैं हम आप दोनों लोग मिलके, है जी। देखो जब बेटा हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। आओ नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं भैया आप, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या उठा लेंगे बेटा हम लोग, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सर सबसे पहले इसमें आता क्या है, इसमें क्या क्या आता है भैया, किडनी है जी। दोस्तों का बेच के आईफोन लेने का सपना ही रह गया है ना, तो इसमें पहले क्या आता है भैया, किडनी आती है। उसके बाद इसमें यूबी मतलब क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यूबी मतलब क्या भैया, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद बेटा यूरेथ्रा, और इसका लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है भैया, एनस। एनस एक ओपनिंग होती है जहां से सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या कर दिए जाते बेटा, अपने बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दे। तो अगर आप लोगों में से आप लोगों को किसी ने पूछ लिया कि अपने बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है भैया, तो बता देना उसको। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो किडनी है बेटा, ये अपने बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और एनस, ठीक है। अब किडनी जो है भैया वो कैसी होती है, पेयर में होती है, दो किडनी है ना सबके पास में, ठीक है, एक लेफ्ट साइड वाली एक राइट साइड वाली। उसके बाद ये यूरेथ्रा जो होती है ये भी कैसी होती है, पेयर होती है। ये कैसी होती है बेटा, जिंदगी में सिंगल होती है, बहुत दुख है इसकी जिंदगी में, ठीक है। ये कैसी होती है, सिंगल, और ये तो ओपनिंग है बेटा, तो ये तो सिंगल रहनी, ठीक है। आओ अब बात करते हैं भैया किडनीज के बारे में। तो बेटा ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, किडनी होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा और क्या होगा बेटा, एनस। अब देखते हैं भैया डिटेल में उठाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक के सवाल लगा लेंगे, ठीक है। देखो अब क्या पढ़ना है बेटा अपने को, किडनीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सर, किडनी पढ़ाऊंगा। अब सर पहले तो किडनी का शेप बताओ, किडनी का शेप बताओ होता कैसा है। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में किडनी का शेप कैसा दिया हुआ है बेटा, बीन शेप्ड। बीन मतलब वो एक आते हैं ना खाने वाले बीन्स आते हैं, उनके शेप का किडनी आप लोगों को बताया गया है। सर समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम से बताओ। ये लो जूलॉजी है, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, किडनी का शेप। ऐसे शेप की क्या होती है बेटा आप लोगों की किडनी होती है, ठीक है। उसके बारे में चलो सर शेप ये सब तो होता जा रहेगा। अब क्या बताओ आप, लोकेशन। अब आप क्या बताओगे सर हमको किडनी की लोकेशन। तो ये कहा कैसी होती है बेटा, प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे होती है भैया किडनी की लोकेशन जब देखने जाते हैं, तो ये कहां पे मिलती है अपने को, लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर। अब सर ये थोरैसिक क्या है, ये लंबर क्या है। देखो ये जो अपनी पीछे वाली बोन है बेटा, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बोन स्टार्ट कहां से होती है बेटा, ब्रेन के सबसे एंडिंग वाला पार्ट। सर कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या होती है बेटा अपनी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसके बेटा रीजंस है, जैसे T1 से लेके मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है वहां तक ये 12 वर्टिब्रे तक हम लोग क्या बोलते हैं इसको, थोरैसिक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इसमें, लंबर। तो अगर इसकी लोकेशन आप लोगों को कोई पूछ ले तो क्या बता देना बेटा, T12 से लेके कहां तक मिलेगी आप लोगों को, L3 के बीच में क्या मिलेगी भैया,
किडनी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलो सर ये भी ठीक है, अब इसका कलर बताओ। मुझसे किसी ने पूछा कि सर इसका कलर बताओ, तो मैंने उसको क्या बता दिया भैया, रेडिश। इसका कलर मैंने कैसे बता दिया भैया, इसको रेडिश ब्राउन किया। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सर किडनी का कलर कैसा होता है, तो मैंने क्या बता दिया भैया कि किडनी का जो कलर है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, और इसके बाद ये रिब्स के बीच में भी आती है थोड़ी बहुत। सर क्या बात कर रहे हो, रिब्स के बीच में? हाँ बेटा, 11th एंड 12th। ठीक है, अपनी ये जो रिब ये जो सामने वाली हड्डी है भैया, इनको रिब केज बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें से गिन लेना, 11 और 12 के बीच में क्या मिलेगी बेटा, आप लोगों को अपनी किडनी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं बेटा किडनी के बारे में। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी के बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर के बीच में ये प्रेजेंट होती भैया, ऐसा आपने को बताया है। उसके बाद कैविटी के बारे में भी लिख लो, सब तो लिखते चल रहे हो, तो सर ये क्यों छोड़ रहे हो? इसकी कैविटी के बारे में बताया भैया, कौन से कैविटी में होती है, एब्डोमिनल। कौन से कैविटी में प्रेजेंट होती है भैया किडनी, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, अब किडनी के डायमेंशंस लिख लो एक साइड में कहीं पे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोगों के लिए सवाल अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, ईच किडनी देखो क्या बताते हैं भैया कि ईच किडनी इन एडल्ट मेजर्स अबाउट, कितना बता रहे हैं अपने को, 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या बता रहे भैया, 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। किडनी की लेंथ कितनी होती है भैया, 10 से 12 सेंटीमीटर बता रहे। उसके बाद क्या बता रहे भैया, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है भैया, इसकी विड्थ होती है। उसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, ये थिक होता है। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है भैया, ये नेचर में थिक होता है। और इसका जो वेट है वो कितना होता है, 120 से लेके 170 ग्राम्स तक। ये एकदम बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, अपने बुक में एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। ठीक है, देखो किडनी की डायमेंशंस के बारे में मैं आप लोगों को एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूं। इनकी जो लेंथ है वो कितनी होगी भैया, 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। इनकी जो विड्थ है वो कितनी होगी भैया, 5 से 7 सेंटीमीटर होगी। ये जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी भैया, 2 से 3 होगी। ठीक है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते चलो रे, मीटर नहीं है, ये मीटर समझ लोगे। ठीक है, तो इनकी जो सर थिकनेस होती है वो कितनी होती है सर, 2 से 3 सेंटीमीटर तक ये थिक होते हैं। और इनका जो वेट है, इसके ऊपर नीट में सवाल पूछा गया है, साल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बेटा इसके ऊपर नीट में सवाल पूछा गया है कि ये जो इनका वजन होता है कितना होता है, 120 से लेके 170 ग्राम तक में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा थोड़ा बहुत देख लेते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम में सवाल सारे के सारे निकल जाए। ठीक है, तो किडनी की शेप, किडनी की डायमेंशन से सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दी। इसका शेप कैसा होता है बेटा, बीन शेप्ड होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, 12 से 17 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। ये सारी की सारी बातें कंप्लीट होगी अपनी। अब देखते हैं भैया किडनी का स्ट्रक्चर। तो ये जो अपनी किडनी है बेटा, वो 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से आउटर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कॉर्टेक्स बोला जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, आउटर रीजन को हम लोग हमेशा के लिए क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। उसके बाद इनर रीजन को क्या बोलेंगे बेटा, मेडुला। आए समझ में, किडनी के आउटर रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कॉर्टेक्स बोलेंगे। किडनी के इनर रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला। ठीक है, अब ये जो मेडुला है, इसमें ये जो आपको कोनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इस मेडुला में जो आप लोगों को कोनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, मेडुला में आप लोगों को ये जो कोनिकल शेप के सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड। आया समझ में बेटा, किडनी में इनका नंबर कितना होता है, एक किडनी में 8 से 12 होता है इनका नंबर है। ठीक है, एक किडनी में इनका नंबर क्या होता है भैया, 8 से लेके 12। अब सर कंफ्यूजिंग वाला पार्ट क्या होता है अपने लिए, देखो माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स, ये जो 2 पार्ट है ना अलग अलग, माइनर और मेजर। ये जो कैलेक्स है बेटा, ये अपने लिए क्या होता है, कंफ्यूजिंग का पार्ट होता है। कैसे होता है, देखो सर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि ये जो कोनिकल शेप है, मैंने यहाँ पे 4-5 बनाए हैं। आप लोग मान लो कि इस डायग्राम में 8 से लेके 12 ऐसे कोनिकल शेप के प्रोजेक्शंस मैंने बना रखे। ठीक है, तो मान लो ये, इसको चलो नेमिंग कर ही देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, डी। तो ये ए वाले का जो इंडिविजुअल ओपनिंग होगा, ठीक है, अभी बाकी के लिए सारे ये तीनों ऐसे कवर कर लो। ठीक है, तो फिर ये जो ए वाला बच रहा है बेटा, इसका जो इंडिविजुअल ओपनिंग होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर कैलेक्स। ठीक है, इनके इंडिविजुअल ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, माइनर कैलेक्स। पर एक पार्ट पे आके ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और जिस पार्ट पे आके ये सारे के सारे यूनाइट हो जाते हैं बेटा, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, मेजर कैलेक्स। फिर से बता रहा हूं सुनो, इन रीनल कॉलम्स के इंडिविजुअल ओपनिंग को क्या बोला जाएगा, माइनर कैलेक्स। पर जिस पार्ट पे आके ये सारे के सारे एक साथ कंबाइन होने लगेंगे, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलने लगेंगे भैया, मेजर कैलेक्स।
आया समझ में, ठीक है। माइनर और मेजर कैलेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। माइनर मतलब क्या बेटा, एक रीनल पिरामिड की ओपनिंग, और मेजर मतलब क्या भैया, जहां पे सारे के सारे यूनाइट हो रहे हैं वो वाली ओपनिंग। आया समझ में। एग्जांपल लेना इसका, ऐसे ले लो बेटा, एक छोटी सी नदी है, ऐसे ही फ्लो होती है, ठीक है। ऐसी ढेर सारी नदियां फ्लो हो रही है, ऐसी क्या बेटा, ढेर सारी नदियां फ्लो हो रही, फिर ये सारे के सारे आगे जाके किस में मिल जाते हैं, ओशियन में। सारे के सारे ये जो छोटी छोटी सीज हैं ये किससे मिल जाती है भैया, जाके ओशियन में, ठीक है। तो इन सीज की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, माइनर कैलेक्स बोलेंगे, ठीक है। इन सीज के अलग अलग ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर कैलेक्स, और इस ओशियन के ओपनिंग को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, आज से मेजर कैलेक्स, ठीक है। इन सीज वाली ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे कि तू तो माइनर कैलेक्स है, और हम लोग जब इसको पकड़ के लेके आएंगे तो भैया हम लोग इसको क्या बोल देंगे भैया, तू तो मेजर कैलेक्स है। आया समझ में। माइनर और मेजर में कंफ्यूजन आज से खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है बेटा अपने को, ये किडनी के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, समझ में आया। ये किडनी जो है भैया अपने बॉडी में जितने भी क्रिटिकल ऑर्गन्स है, फिर वो किडनी हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, जो भी अपने बॉडी में जितने भी क्रूशियल और क्रिटिकल ऑर्गन्स है भैया, सबके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो किडनी की कवरिंग को हम लोगों ने क्या बोल दिया भैया, रीनल कैप्सूल। कैसे टाइप की कवरिंग होती है भैया, ये फाइब्रस मतलब अपने बॉडी में जो भी डिफरेंट टाइप के फाइबर्स है उनसे मिलके क्या बनी भैया, ये किडनी के ऊपर की कवरिंग बनी। आया समझ में। एक तो किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, एक कवरिंग। अब ये किडनी का जो ओपन वाला जो सर्कल मतलब ये जो बीन के एकदम बीचों बीच वाला पार्ट होता है, किडनी के बीचों बीच वाला पार्ट होता है, वहां से क्या निकलती है, यूरेटर, ठीक है। किडनी का जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है भैया, वहां से क्या निकलती है, यूरेटर, और जिस जगह से क्या यूरेटर निकलती है भैया, उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं किडनी में, हाइलम बोलते हैं। आया समझ में। जिस जगह से यूरेटर निकलती बेटा, उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो किडनी के कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ये वाले कॉलम्स, जहां से भैया ये मेजर और माइनर कैलेक्स बनी थी, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रीनल कॉलम। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट सवाल नीट में ऐसा बनता है कि ये जो रीनल कॉलम है, ये पार्ट किसका है भैया, कॉर्टेक्स का पार्ट है। आ रहा है समझ में। ये जो रीनल कॉलम है ये पार्ट किसका है भैया, कॉर्टेक्स का पार्ट है, पर ये प्रेजेंट कहां पे होता है भैया, मेडुला में होता है। अपनी आत्माओं में समान लो। इसका क्या मारना है सर, रट्टा। क्या मारना है सर इसका, रट्टा। कि सर ये जो होते हैं रीनल कॉलम्स, ये जो होते हैं, पार्ट किसके होते हैं सर, कॉर्टेक्स के, पर प्रेजेंट कहां पे होते हैं, मेडुला में होते हैं, ठीक है। तो भैया किडनी के बारे में आप लोगों के लिए इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत है, इससे बाहर आप लोगों को कोई सवाल नहीं आएगा। जैसे कि देखो वापिस से आप लोगों को समझा रहा हूं, इनका शेप कैसा होता है, बीन शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनमें जो कोनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल या फिर मेडुलरी पिरामिड बोल देते हैं, ठीक है। कितने होते हैं सर नंबर में, 8 से 12 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं भैया ये नंबर में, सर 8 से 12 होते हैं नंबर में। चलो यहां तक समझ में आया। उसके बाद इन इंडिविजुअल पिरामिड्स के ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स। जहां पे जाके ये सारे के सारे एक साथ यूनाइट हो जाएंगे, उस पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, मेजर कैलेक्स बोल देंगे। सर किडनी के 2 रीजन होते हैं, कौन से भैया, आउटर रीजन को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, इनर रीजन को क्या बोलेंगे भैया, मेडुला बोलेंगे। उसके बाद किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है, कौन सी कवरिंग बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इसका क्या, ये कैसे टाइप की कवरिंग होती है बेटा, फाइबर से बनी होती है, ठीक है। तो इसके बाहर आप लोगों को नीट में किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते भैया, और नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स मतलब क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे अपने बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है भैया, अपने लिए एक छोटा सा सेल, ठीक है। अपनी जो ह्यूमन की बॉडी है वो कैसे बनी होती है भैया, एक सेल से। कैसे बनती है सर, समझ में नहीं आया। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, एक सिंगल है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेल। जब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ में आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, टिश्यू। जब ये n नंबर ऑफ टिश्यू साथ में आ जाएंगे, n नंबर ऑफ टिश्यू साथ में आ जाएंगे तो ये अपने लिए क्या बना देते बेटा, ऑर्गन। और जब ये n नंबर ऑफ ऑर्गन्स अपने साथ में आ जाएंगे तो ये क्या बना देंगे भैया, ऑर्गन सिस्टम। नहीं समझ में आया। देखो एक सिंगल है उसको क्या बोल दिया हमने, सेल। उसके बाद जब n नंबर ऑफ सेल साथ में आ गए तो इन्हें क्या बोल दिया, टिश्यू, ठीक है। तो सेल से क्या बना भैया, टिश्यू। उसके बाद टिश्यू से क्या बने भैया, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बने अपने बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे सर क्या बात कर रहे हो, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी पढ़ ही रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन करने का ये लंग्स वाला सिस्टम है, ठीक है। तो अपने बॉडी में ऐसे डिफरेंट टाइप के डाइजेशन करने के लिए खाना पचाने वाला सिस्टम है। तो अपने बॉडी में भैया डिफरेंट टाइप के ऑर्गन ऐसे साथ में काम करते हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। हम लोग अब आगे बढ़ते भैया किसकी बात करेंगे, नेफ्रॉन्स के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। तो बेटा आप बात कर लेते थोड़े बहुत नेफ्रॉन की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं भैया ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। मतलब अपने किडनी में जो भी सेल्स के लेवल पे बात करने जाएंगे बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन होता है भैया इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी सर, डबल डबल काम क्यों करो बेटा, क्योंकि ये जो है ये अपने लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि बेटा नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद बेटा इनके जो नंबर्स है तो क्या बताया जाता है अपने को बुक में, अप्रॉक्स 2 मिलियन नंबर बताया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, समझ में आया बेटा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। क्या सर कि अप्रॉक्सीमेट अपने किडनी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं भैया, 2 मिलियन नेफ्रॉन अपने दोनों किडनीज को मिला के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये नेफ्रॉन के बारे में बेटा इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपने को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करना स्टार्ट करते भैया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। चैप्टर के बेसिक्स तो हो गए सर, अब बात करना स्टार्ट करते थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में, जो पढ़ के कि आप लोगों को भी मजा आएगा। ठीक है। तो अब किसकी बात करेंगे भैया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। क्या बात कर रहे हो सर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ाओगे? हाँ सर पढ़ाऊंगा। किस में पढ़ाओगे सर? 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। क्या बात कर रहे हो सर, इसके नेफ्रॉन के 2 ही पार्ट होते हैं। हाँ भैया, नेफ्रॉन को अपन 2 ही पार्ट में पढ़ेंगे। कौन से 2 पार्ट भैया? पहले ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल। अब इस बोमन्स कैप्सूल के भैया कुछ पार्ट्स निकल के आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। इनके जो पार्ट निकल के आते हैं भैया इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है सर। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आएगा, देखो, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर, एलओएच। एलओएच मतलब क्या सर, लूप ऑफ हेनले आएगा। क्या बात करो सर। उसके बाद में और क्या आएगा भैया, लास्ट वाला पार्ट इसका आएगा, सीडी। सीडी मतलब क्या बेटा, कलेक्टिंग। सीडी मतलब क्या होता है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा नेफ्रॉन को अपन 2 पार्ट्स में पढ़ते चलेंगे, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल। अब इस बोमन्स कैप्सूल के साथ जुड़े हुए कुछ पार्ट्स होते हैं भैया जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। इन रीनल ट्यूब्यूल्स के 4 ऑप्शंस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया कि देखो, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस और इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माल्फिगियन। ग्लोमेरुलस और इसको बोमन्स कैप्सूल को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, माल्फिगियन बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, आया सर समझ में। उसके बाद भैया आप लोग एक बात ये भी याद रखना कि ग्लोमेरुलस से लेके ये जो डीसीटी तक का रीजन है ये कहां पे प्रेजेंट होता है भैया, प्रेजेंट इन, ये जो ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक का रीजन होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है भैया, कॉर्टेक्स में। आया समझ में। तो एक जो ग्लोमेरुलस से लेके देखो यहां से उठाया और सर डीसीटी तक का रीजन है। ठीक है। ये वाला जो रीजन होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है भैया, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। जो लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट है ये कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा, प्रेजेंट इन मेड्यूला। ये वाले जो रीजंस होंगे भैया ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन मेडुला। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या रखना है भैया, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल 2 पार्ट, बोमन्स कैप्सूल के साथ साथ जुड़ा हुआ क्या है, पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट है। अब इस ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को एक साथ में मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं भैया, माल्फिगियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक का रीजन है, ठीक है, ग्लोमेरुलस से लेके जो डीसीटी तक का रीजन है कहां पे प्रेजेंट होता है, किडनी के। मैंने आप लोगों को बताया कि किडनी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अंदर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मेडुला। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, कॉर्टेक्स। तो ये जो अपना ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक का रीजन है भैया वो कहां पे मिलेगा अपने को, कॉर्टेक्स में। उसके बाद ये जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है भैया ये अपने को कहां मिलेगा, इसके मेडुला में मिलेगा। ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई सर। पहले ये तो बताओ कि ये जो नेफ्रॉन होता है वो दिखता कैसा है। अगर हमको किसी ने पूछ लिया कि बताओ नेफ्रॉन कैसा होता है तो हम उसको कैसे बताएंगे। चलो अब आप लोग क्या देखते हैं भैया, एकदम मतलब डायग्राम बना के मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो नेफ्रॉन होता है ये होता कैसा है। ठीक है, देखो
ठीक है। तो बेटा ऐसा कुछ आप लोगों का नेफ्रॉन दिखता है। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, जल्दी नहीं करना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो भी है अपना वो कंप्लीट नहीं है। देखो इसको थोड़ा बहुत और अच्छे से हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब जो हो गया भैया, ये हो गया आप लोगों के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग की किडनी का जो सेल है, किडनी का सेल मतलब किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेटा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा सर किसको कौन सा पार्ट बोलते, तो अब इसके हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं भैया, लेबलिंग। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोमन्स कैप्सूल। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इस वाले पार्ट को उठा के क्या बोल देंगे भैया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद सर क्या बच रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डिस्टल, VULATED, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, TUBULE। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, इधर उठा लो इसको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। आया समझ में? अब हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी सर। अब क्या इसके नाम वाम लिख दिए तो अब हम लोग को ये पहचानना इजी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा कि जो नेफ्रॉन हम लोग पढ़ने वाले, सर ये तो लिख लो किसका डायग्राम है, बना तो दुनिया भर की चीजें दी आपने, ठीक है। किसका डायग्राम पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग, नेफ्रॉन का। सर कैसे पढ़ेंगे, देखो अब बेटा चीजों को और बारीकी से समझते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसको अपनी एनसीईआरटी माता क्या बोलती है बेटा, ये क्या होता है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये जो ग्लोमेरुलस होता है बेटा ये क्या होता है, टफ्ट मतलब क्या, गुच्छा, ठीक है। जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे बेटा कैपिलरीज का क्या होता है, ये गुच्छा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस के दो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एफेरेंट, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इफेरेंट आर्टरियोल, और इसको क्या बोलेंगे, एफेरेंट आर्टरियोल। आया समझ में, ठीक है। अब कंप्लीट हो रही भैया आप लोगों की नेफ्रॉन की डायग्राम। समझो ये जो ग्लोमेरुलस है भैया इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब ये जो बोमन्स कैप्सूल है इसका शेप बताते भैया। बोमन्स कैप्सूल का शेप कैसा बताया जाता है अपने को, कप लाइक। क्या बात कर रहे हो सर, कप जिसमें चाय पीते हो ना, चाय पीते हो ना भैया, वैसे उसका शेप बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, देखो ये जो ग्लोमेरुलस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब क्या समझाना चाहते हैं सर, ये जो होगा एक कैपिलरीज का गुच्छा होगा, और ये गुच्छा कहां पे फंसेगा बेटा, ऐसे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसे प्रॉपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल, उसमें फंसा हुआ होगा ये ग्लोमेरुलस। आया समझ में, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो कि किसमें आके लगता है, इसमें लगता है भैया बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है। अब देखो ये नेफ्रॉन के पास जो ब्लड लेके आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफेरेंट आर्टरियोल। फिर से सुनो, नेफ्रॉन के पास में जो ब्लड लेके आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, एफेरेंट आर्टरियोल। उसके बाद इस वाले पार्ट में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है किडनी में, इसको क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। फिर बोमन्स कैप्सूल ये आगे किसमें कन्वर्ट हो जाए, कंटिन्यू हो जाते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सर ये प्रॉक्सिमल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है बेटा, क्लोज। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या था भैया, क्लोज। प्रॉक्सिमल मतलब बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है। तो ये जो बोमन्स कैप्सूल से बहुत ज्यादा पास है, इस वाले ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं भैया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद ये पीसीटी किसमें, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भैया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पीसीटी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सर क्या कंटिन्यू होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब क्या कन्वर्ट किया, क्या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसमें हो जाएगा बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब में कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो डिसेंडिंग मतलब नीचे, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, ठीक है। तो ये जो ब्लड आएगा वो ऐसा आएगा, सबसे पहले यहां से आएगा ऐसे, ठीक है, फिर यहां से आएगा यहां पे ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे जाता है, और फिर ऐसे आके यहाँ पे नीचे होगा कहीं पे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
देखो इस वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया भैया, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, तो ये कहां जाएगा, नीचे। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, तो ब्लड आएगा कहां से, पहले एफरेंट आर्टेरियोल से बोमस कैप्सूल, फिर वहां से पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से कहां जाएगा, वो डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब से वापस से ऊपर चढ़ेगा बेटा, कहां पे ऊपर चढ़ेगा, असेंडिंग लिम्ब में चढ़ेगा, और फिर लास्ट वाले पार्ट में चल, उसके बाद कहां पे जाएगा सर, डीसीटी में जाएगा। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है भैया, क्लोज होता है, वैसे डिस्टल का मतलब क्या होता है भैया, फार अवे। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, क्लोज होता है। डिस्टल का मतलब क्या होता है भैया, फार अवे, मतलब बोमन्स कैप्सूल से दूर है, प्रॉक्सिमल बोमन्स कैप्सूल से पास है। ऐसे चीजों को याद रखो कि ये जो प्रॉक्सिमल है वो क्या है भैया, बोमन्स कैप्सूल से पास है, ये जो डिस्टल है वो बोमन्स कैप्सूल से कैसे है भैया, दूर है। ठीक है, इसलिए इस वाले ट्यूब्यूल को हमने क्या बोल दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ऐसे देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है भैया, इसके बारे में अपने बुक में क्या लिखा होता है कि देखो, DCT of many nephron come together and unite, come together to unite, बोलो, come together to unite and form collecting डक्ट। मतलब इनको क्या बोलना है कि ऐसा, हमने तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, ठीक है, हमने क्या देखा भैया, एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा हमने एक ही पढ़ा। उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि ऐसे ढेर सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वो क्या होगी भैया, पास पास में आएगी, और किसमें ओपन हो जाएगी भैया, फाइनली एक कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है भैया, यही आगे जाके किसमें, ये आगे जाके किसमें ओपन हो जाता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेनरी ब्लैडर। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, यूरेनरी ब्लैडर। मतलब समझाना है क्या आपने को कि अगर किसी ने पूछ लिया कि नेफ्रॉन में ब्लड फ्लो कैसे होता है, तो सबसे पहले किस में जाता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद किस में जाता है बेटा, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से कहां पे जाएगा, पीसीटी में जाएगा। आ रहा है समझ में, बोमन्स कैप्सूल से कहा जाएगा भैया ये पीसीटी। पीसीटी से कहा जाएगा बेटा डीएलओएच। डीएलओएच मतलब क्या, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद ये कहां पे जाएगा बेटा, एएलओएच। एएलओएच मतलब क्या, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सर क्या बात करो, उसके बाद ये किस में जाएगा बेटा, डीसीटी में जाएगा। डीसीटी मतलब ये वाला पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट पार्ट ये कहां पे जाएगा फिर डीसीटी से, ये जाएगा बेटा कलेक्टिंग डक्ट, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से कहां पे चला जाएगा, यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है सर, ये क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आया। ये मैंने आप लोगों को क्या बता दिया बेटा, passage of blood through the नेफ्रॉन। मतलब एक नेफ्रॉन में आने के बाद ये ब्लड पूरे के पूरे नेफ्रॉन में कैसे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कहां पे आएगा सर, ग्लोमेरुलस में आएगा। ग्लोमेरुलस से कहां पे आएगा सर, बोमन्स कैप्सूल में आएगा। बोमन्स कैप्सूल से कहां पे जाएगा भैया, पहले पार्ट में जाएगा जिसे पीसीटी बोलेंगे। फिर कहां पे जाएगा, डीसीटी में जाएगा। ठीक है, पीसीटी के बाद डीसीटी में सीधे नहीं जाएगा, पहले कहां पे जाएगा भैया, डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, किसके, लूप ऑफ हेनले के। फिर किस में जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, किसके भैया, लूप ऑफ हेनले के। उसके बाद किस में जाएगा, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट पार्ट से कंटिन्यू होते हुए डीसीटी मतलब कलेक्टिंग डक्ट से कंटिन्यू होते हुए कहां पे चला जाएगा भैया, यूरेनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये है भैया आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब बेटा एक बात आती है, ये लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे है ना, हम लोग नेफ्रॉन के जो होते हैं वो टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो नेफ्रॉन है इसका स्ट्रक्चर इतना ही है, इससे बाहर से आप लोगों को एक भी सवाल नेफ्रॉन के बारे में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मतलब सर कौन सा बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा भैया, ये जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, इसके बेसिस पे नेफ्रॉन के दो टाइप्स हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, नेफ्रॉन के टाइप्स पढ़ा दोगे आप, तो हाँ बेटा जो बुक में है वो सारा पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये जो लूप ऑफ हेनले भैया, इसके बेसिस पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टाइप्स के नेफ्रॉन पढ़ेंगे। सर कौन से दो टाइप्स बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सुनो भैया जरा रुको, सब्र करो, है जी, रुको जरा सब्र करो, सब कुछ पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, एक एक पॉइंट करके पढ़ते चलो, आप लोगों के समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखो अब हमें क्या पढ़ना है भैया, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। क्या पढ़ना है बेटा अपने को, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। क्या पढ़ना है बेटा अपने को, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। क्या बात कर रहे हो सर, टाइप्स पढ़ाएंगे, हाँ बेटा टाइप्स पढ़ाएंगे। सर कितने टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया तो मुंह उठा के उसको क्या बोल दोगे, दो अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, दो अलग अलग टाइप, हाँ बेटा। सबसे पहला कौन सा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सबसे पहला कौन सा होगा बेटा इसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा वाला कौन सा होगा बेटा, जक्स्ट्रा
मेडुलरी। सबसे पहली टाइप कौन सी होगी बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। और उसके बाद क्या हो गई? जक्स्ट्रा मेडुलरी। अरे सर इनका परसेंटेज बताओ बेटा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है अपने किडनी में कितने परसेंट मिलते हैं? 85%। मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में अपने किडनी में कौन से नेफ्रॉन मिलेंगे आप लोगों को? कॉर्टिकल। तो सर जक्स्ट्रा मेडुलरी कितना मिलेगा बेटा? 100 में से 85 चला गया, कितना बचेगा? 15%। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन आप लोगों को कितना मिल रहा है बेटा? 85% मिल रहा है। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कैसे मिलेगा भैया आपने को? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कितना मिलेगा? 15%। ठीक है। अब सर ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आप लोग पढ़ किस बेसिस पे रहे? तो भैया इसकी बेसिस भी लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। किस बेसिस पे पढ़ रहे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है। लूप ऑफ हेनले की साइज के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? नेफ्रॉन्स को दो क्लास में क्लासिफाई कर दे रहे हैं। सर कैसे? सबसे पहले वाले टाइप को क्या बोला हम लोगों ने? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे वाले टाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है भैया, इनके अंदर LOH मतलब लूप ऑफ हेनले की साइज। क्या बात कर रहे हो सर? कॉर्टिकल टाइप के जितने भी नेफ्रॉन अपने किडनी में प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले की साइज होगी वो कैसी होगी सर? स्मॉल होगी। आ रहा है समझ में? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर भैया लूप ऑफ हेनले की जो साइज होगी वो कैसी होगी? स्मॉल होगी। और सर इनके बारे में बताओ, इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले LOH मतलब लूप ऑफ हेनले की जो साइज होगी वो कैसी होगी बेटा? अब एक जगह क्या है भैया? स्मॉल है। अगर एक जगह स्मॉल है तो दूसरी जगह ऑफ कोर्स बात है भैया क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है। अब सर इनकी लोकेशन बताओ तो जरा, किडनी में कहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्या बताओ सर? आप तो इनकी अब लोकेशन बताओ कि किडनी में प्रेजेंट कहां पे होते थे? तो भैया प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन है भैया, इनके ये इनकी जो लोकेशन है ये कहां पे मिलते हैं बेटा अपने को? कॉर्टेक्स में। सर इनकी बताओ, इनकी रीजन कहां पे होगी बेटा? प्रेजेंट। ठीक है। इनकी जो लोकेशन होगी वो कैसे होगी बेटा? प्रेजेंट इन मेड्यूला। ये वाले जो कॉर्टिकल टाइप के नेफ्रॉन है बेटा, ये अपने को कहां मिलते हैं? कॉर्टेक्स के रीजन में। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप के नेफ्रॉन है वो अपने को कहां मिलेंगे बेटा? मेडुलरी रीजन में मिलेंगे। ठीक है। तो बेटा इनके बारे में इतना ही। देखो इनके बारे में क्या याद रख लो भैया आप लोग? सीधी सी बात है, दो टाइप के नेफ्रॉन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किसकी साइज सर? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के साइज में हमने क्या किया? नेफ्रॉन को दो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे कैसे सर? सबसे पहले टाइप को क्या बोला? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसके बाद दूसरे टाइप को क्या बोला हम लोगों ने? जक्स्ट्रा मेडुलरी। ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन अपने किडनी में कितने मिलते हैं भैया? 85% मिलते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन अपने किडनी में कितने मिलते हैं भैया? जक्स्ट्रा मेडुलरी कितने मिलेंगे? 15%। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की साइज कैसी है? स्मॉल है। जक्स्ट्रा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले की साइज कैसी है? लार्ज है। इतना समझ में आया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट कहां पे भैया? कॉर्टिकल नाम से देखो, कॉर्टिकल। कॉर्टिकल कहां पे प्रेजेंट होगा भैया? कॉर्टेक्स में। जक्स्ट्रा मेडुलरी, यहां पे तो नाम में ही आ रहा है बेटा मेड्यूलरी, तो ये जक्स्ट्रा मेडुलरी कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा? मेडुला में। ऐसे आप लोग अगर चीजों को लर्न करना स्टार्ट करोगे तो बेटा अपने लिए क्या हो जाएगा? चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है। आया समझ में बेटा? तो ये हो गया अपने लिए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। तो ये अपना इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जो आप लोगों को आज मिल रहा है। कल इस चैप्टर का फाइनल पार्ट मिल जाएगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग बचा हुआ पार्ट यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स। ठीक है। चैप्टर का बेटा ये सबसे मेन पार्ट था जो हम लोगों ने आज कवर कर लिया। कल हम लोग कवर करेंगे, इसमें यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स करके इनके ऊपर क्या लगाएंगे भैया? हम लोग ढेर सारे सवाल लगाएंगे, भरपार कर देंगे। नीट के आज तक जितने पूछे हुए सवाल है बेटा सबके सब हम लोग यहीं पे लगा लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।